जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। लास्ट क्लास में हम तारे के बारे में, ये एक्चुअली ज्योग्राफी ज्योग्राफी फाउंडेशन क्लास 2 है ना। क्लास दूसरा चल रहा है। पहले में हमने जो है कि बहुत सारी चीज़ों को देखा और कवर किया, ठीक है। आज के क्लास में, दूसरी क्लास में जो है कि हम देखेंगे क्या, तारों के बारे में। हालांकि तारे के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे इंट्रोडक्शन आपका हुआ था, दूसरा या तीसरा क्लास होगा ज्योग्राफी का। उसमें हमने जो है कि ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, परिचय वगैरह दिया था, है ना। जो आपके फेमस ज्योग्राफर हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपके भारत के बहुत सारे जो भूगोल वेदता हुए हैं, खगोल शास्त्री हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, उनके बारे में हमने प्रॉपर वहाँ पे डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने कहा था कि हम जो है कि नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, तारों के बारे में। तारों के बारे में जो है कि थोड़ा सा हमने जो है कि लास्ट क्लास में देखा था कि तारों की प्रॉपर्टी देखा जाए तो मेन दो प्रॉपर्टी उसमें होती है। दो प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि पहला फीचर ये था कि कोई अगर तारा है तो तारा स्वयं के अंदर से क्या करता है, प्रकाश निकालता है। पहला हमने क्या देखा था, प्रकाश का उत्सर्जन। प्रकाश का उत्सर्जन हमने देखा था, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना ये। प्रकाश का उत्सर्जन। और दूसरा हमने देखा था उष्मा, उष्मा का उत्सर्जन। उत्सर्जन, ये दो चीजें हमने देखी थी कि प्रकाश में तारा है, तारे में जो है कि दो चीजें फिक्स होती हैं। पहला क्या, या तो वो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा और साथ ही साथ वो आपका उष्मा का उत्सर्जन करेगा। ये दोनों बातें हमने देखी थी। साथ ही साथ एक चीज और आप कह सकते हैं कि इसका स्टेट क्या होगा, तो प्लाज्मा स्टेट होगा, प्लाज्मा अवस्था होगी, प्लाज्मा अवस्था होगा, है ना। प्लाज्मा अवस्था होगा। और एक तरीके से कि इसमें हाई ग्रेविटी होगी, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, अत्यधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण अधिकतम होगा। गुरुत्वाकर्षण इसमें क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। अब ये चार फीचर जो है कि मेन हमें देखने को मिलता है। अगर हिट की बात करें तो हिट क्या होता है, हिट यानी कि उष्मा क्या होती है, उष्मा, उष्मा कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि तापमान में अंतर, तापमान में अंतर, मान में अंतर, जो क्या करता है, किसी भी वस्तु के मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये होती है उष्मा। दूसरी चीज होती है आपकी लाइट। लाइट होती है, तो लाइट क्या है, तो लाइट जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक तरीके से कह लीजिए कि उष्मा का या ऊर्जा का कह लीजिए कि वेव फॉर्म है, तरंग, है ना, वेव फॉर्म है, ठीक है। वेव फॉर्म ऑफ या मैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं, मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी।
एनर्जी। ठीक है, तीसरा होता है आपका एनर्जी, एनर्जी होता ही होता है। उसके बाद एक और होता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है ना। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वह वर्क कैपेसिटी को बोलते हैं। ऊर्जा किसे बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर किसी भी वस्तु को हीट प्रदान करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। किसी भी वस्तु को गर्म करने की ताकत को क्या बोल देते हैं? टेम्परेचर बोल देते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो है कि हम देखते हैं, ये तारों के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे जो हमको देखना है वो देखना है यहाँ पे हमें एक मिनट, थोड़ा सा पानी ले। तो तारों के बेसिक फीचर के बारे में हमने देखा। ठीक है, मैंने जब बिग बैंग थ्योरी आपको बताई थी, है ना, बैंग सिद्धांत जिसके माध्यम से क्या हुआ था? जिसके माध्यम से आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ये चीज जब मैंने आपको बताई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग की घटना जब हुई थी, तो वहां पे बहुत ही बड़े अमाउंट में क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस निकला था। हाइड्रोजन गैस निकला था जो आगे चल के आपका हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाता है क्या? हीलियम। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हालांकि ये आज तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, न्यू फैक्ट है, बट कभी भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच चल रहा है। जैसे क्रैश कोर्स होता तो अब इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बताता, लेकिन ये क्रैश कोर्स चल रहा है, सॉरी, ये आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो फाउंडेशन बैच चल रहा है तो इसमें प्रॉपर डिटेल में याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, एक प्रश्न याद रखिएगा, है ना, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किस वेद में दिया गया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किस वेद में दिया गया है? किस वेद में? किस वेद में दिया गया है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह दिया गया है आपका ऋग्वेद में। किस में दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। 10वां मंडल, 10वां मंडल के, है ना, नसदीय सूक्त में दिया गया है। सूक्त में, नसदीय सूक्त में।
ठीक है, किसमें दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है, ऋग्वेद के 10वां मंडल में दिया गया है। 10वां मंडल के नसदीय सूक्त में जो है कि आपके बिग बैंग थ्योरी जैसा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, और साथ ही साथ ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो है कि आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ये बात अलग है, ये बात अलग है, कह सकते हैं। देखिए, अब जैसे अंग्रेज आए, तो अंग्रेज आए तो भारत में जब आए तो सारी चीज़ों को वो डिनाई करने लगे, रिजेक्ट करने लगे। आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको इतिहास लेखन नहीं आता है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपका सपेरों का देश है, आप सांप पकड़ते हो, आपकी जो है कि एजुकेशन सिस्टम जंगली है, आप जो है कि रहने का तरीका आपको नहीं पता है, आपकी कोई जो है कि प्रॉपर सिविलाइजेशन नहीं है। तो तमाम सारी चीज़ें जो है कि ये लोग गिना दिए, तो ये गिना दिए तो हम धीरे 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 उसी पैटर्न को फॉलो करते आए। हम वेस्टर्न में हर एक चीज़ को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। यानी कि अंग्रेजों को और पश्चिमी दुनिया को हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। उन्हीं की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, तो उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया, हमने मान लिया, है ना। जबकि प्रॉपर ये बात हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल नसदीय सूक्त में दिया गया है, और यहाँ पे सारी बातें बताई गई है। अब उतना बहुत डिटेल में नहीं बता सकते, हाँ ये बता सकते कि अंधकारमय था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, शून्य था, ना तो मृत्यु थी, ना तो जो है कि अमरता थी, है ना। इस तरह की बातें की गई थी। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि हमें इतिहास लेखन भी आता है, हमें लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, हमें लेखन शैली भी आता है, हमें पढ़ना भी आता है, हमें सब कुछ आता है। बस ये बात अलग है कि हमारी जो लेखन शैली थी, हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों को कहने का तरीका अलग था, है ना। वो काव्यात्मक माध्यम से कहते थे, वो सूक्तों में कहते थे, श्लोकों में कहते थे, है ना। वो इस माध्यम से कहते थे। इतिहास लिखा गया है, ऐसी बात नहीं कि भारत का इतिहास नहीं लिखा गया, इतिहास लिखा गया है, बट हमारा इतिहास वो जो है कि डेट, जैसे आज हम डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, डायनेस्टी लिखते हैं, वंश लिखते हैं, है ना, क्रमवाइज सारी, तो वैसे हमारे यहाँ इतिहास नहीं लिखा गया है। भाई रामायण महाभारत क्या है? इतिहास ही तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं लिखा गया है, काव्यात्मक ढंग से लिखा गया है, उसका एक अपना लिखने की अलग शैली है। तो ये लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो है कि याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत वेदों में दिया गया है। वेद में कौन से? ऋग्वेद के 10वां मंडल नसदीय सूक्त में दिया गया है। अब यहाँ पे जो हमें बात देखनी है वो देखनी है तारों का जीवन चक्र, तारों का जीवन चक्र, ठीक है। तारों के जीवन चक्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बिग बैंग थ्योरी हुई तो क्या हुआ? अच्छा, विस्फोट किस में हुआ था? विलक्षणता के बिंदु में। कितना? लगभग आज से 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। लगभग जो है कि आपका 5.4 अरब वर्ष जो है कि आपका सौर मंडल का निर्माण हुआ था, है ना। और आपको जो है कि क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड को एक्सेलरेट करने की, गति प्रदान करने की जो है कि कौन सी ताकत रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको श्याम ऊर्जा या डार्क एनर्जी, है ना। डार्क मैटर क्या है? ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है काले रंग का, उसे डार्क मैटर कहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग मैंने आपको बताया था, है ना, कि कैसे जब एक जो है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, बीच में अगर कोई गैलेक्सी आ गया तो उसमें से जब फोल्ड होती है लाइट तो वो लेंस की तरह एक संरचना बनता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ये सारी बात की थी। वहां पे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन निकला था। तो जब हाइड्रोजन निकला, है ना, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं तारों का जीवन चक्र, तारों का जीवन चक्र, तारों का जीवन चक्र देख रहे हैं, है ना, तारों का जीवन चक्र। तो मैंने बताया कि जब आपके हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे हाइड्रोजन में बहुत सारे आपके छोटे छोटे आपके हाइड्रोजन गैस के बादल बन गए, हाइड्रोजन गैस के बादल बन गए, है ना, हाइड्रोजन गैस के बादल। इस हाइड्रोजन गैस के बादल को कंबाइंड रूप से बोला जाता है ऊंट बादल, ऊंट बादल या ऑर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद
क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, गैस बहुत ही तेजी से क्या करती है, मूव करती है। छोटे छोटे अगर बादल के टुकड़े भी हैं तो ये आपस में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होके एक बहुत बड़ी संरचना, एक जो है गर्म बादल की बहुत बड़ी संरचना बनाए। गर्म बादल की क्या किए, इस तरीके से बहुत बड़ी संरचना जो है कि ये इस तरीके से बहुत बड़ी संरचना ये बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस संरचना भी बन गई, तो इस संरचना में लगातार जो है कि क्या हो गया, आपस में जो है कि जब देखिए गैस है बहुत तीव्र गति से मूव करेगी तो आपस में क्या होंगे, आपस में जो है कि एटम्स टकराएंगे, टकराएंगे तो दो चीजें होंगी, जो है कि वार्म एटमॉस्फेयर क्या होगा, बहुत गर्म होगा और बहुत एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब आपको टकराए तो टकराने के साथ साथ गर्मी उत्पन्न हुई, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो आकर्षण और गर्मी जब उत्पन्न हुई तो यह अपना शेप धीरे 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 क्या किया, चेंज किया। ये हो गया आपका प्रोटोस्टार। ये क्या हो गया, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार हुआ। अभी देखिए पूरा स्टार नहीं बना है, पूरा स्टार नहीं बना है अभी। इसमें फायरवॉल की तरह, ये जो है कि फायरवॉल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है अभी। इसमें ना तो लाइट है और ना ही इसमें जो है कि आपकी उष्मा है, तो इस तरह को बोला गया प्रोटोस्टार। क्या बोला गया, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार बोला गया। आदि तारा, इसको हिंदी में बोलते हैं आदि तारा। आदि तारा इसे बोलते हैं, आदि तारा। आदि तारा इसे नाम दिया गया। उसके बाद जो है कि फिर जो है कि देखिए अब स्पेस कम हुआ, ग्रेविटी बढ़ गई, गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया, उष्मा बढ़ गई, तो अब धीरे 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 जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज्यादा तेज मूव करना शुरू करेंगे, तो और सिंक करता जाएगा। ये प्रॉपर एक तरीके से कहिए कि अब यहाँ पे ये एक प्रॉपर एक जो है कि फायर वॉल बन गया। इस तरीके से ये एक फायर वॉल बन गया। अब यहाँ पे फायर वॉल बन गया, ये प्रॉपर है ना, फायर वॉल बन गया बॉल। और इसी को बोला गया क्या, स्टार। इसी को क्या बोला गया, स्टार अब बोला गया। ठीक है, इसी को स्टार बोला गया। स्टार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज ऐसा कुछ हुआ कि जो बीच वाला सेक्टर है वो तो एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे बना रहा। वो सेम स्टेज एज टू एज जो है कि क्या हुआ, बना रहा। और बाहर वाला जो आउटर सेल हुआ, आउटर सेल क्या हुआ, बिल्कुल फैलता चला गया। फैलता क्यों चला गया इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, क्या हुआ, फैलता हुआ चला गया, फैलता चला गया। इस तरीके से फैलता चला गया, है ना, फैलता चला गया। अब यहां पे आप देख लीजिए, ये अब सबके बारे में एक एक करके डिटेल में देखेंगे, सबके बारे में, है ना। ठीक है, इसे बोला गया तारा, स्टार। इसे बोला गया स्टार। इसे बोला गया लाल दानव। लाल दानव बोला गया। दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख रहा है, लाल दानव बोला गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, यहां से ये आपका बना ऑर्ट क्लाउड से क्या बन गया, ये बन गया निहारिका, या इसी को कहते हैं नेबुला, इंग्लिश में कहते हैं नेबुला।
ठीक है। नेबुला, नेबुला बोला गया। ये अब आगे बढ़ा, नेबुला, नेबुलो क्या बन गया? प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से क्या बन गया? स्टार, और स्टार से क्या बन गया आपका? लाल दानव, लाल दानव बन गया। ये प्रॉपर चीजें बनी गई। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिलर ऑफ क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं? पिलर ऑफ क्रिएटिविटी का नाम देते हैं, पिलर ऑफ क्रिएटिविटी। संरचनात्मक स्तंभ, संरचनात्मक स्तंभ, पिलर ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, पिलर ऑफ क्रिएटिविटी बोलते हैं। या इसी को बोलते हैं क्या? इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गैस, गर्म गैस का बादल, गर्म गैस का बादल। याद रखिएगा, इसे गर्म गैस का गोला नहीं कहते हैं, गर्म गैस का गोला नहीं कहते हैं, इसे गर्म गैस का बादल कहते हैं, इसे पिलर ऑफ क्रिएटिविटी कहते हैं। पिलर ऑफ क्रिएटिविटी का कहने का मतलब क्या है कि इसी से चल के, इसके अंदर या इससे चल के आगे बहुत सारे स्टार या एक स्टार का निर्माण होता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? पिलर ऑफ क्रिएटिविटी। या कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि नेबुला क्या है, यानी कि निहारिका क्या है? तो निहारिका एक गर्म गैस का बादल है, गोला नहीं है, ध्यान रखिएगा, गर्म गैस का गोला नहीं है, ये गोलाकार इसकी संरचना नहीं होती है, ये गर्म गैस का बादल है ना। प्रोटोस्टार क्या है? स्टार का स्टार बनने से जस्ट एक स्टेज पहले की कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टार। ये भी स्टार ही होता है, बस स्टार का जो फीचर होता है ऊष्मा निकालना और प्रकाश निकालना, तो ये इमिट नहीं करता, निकालता नहीं है। हालांकि इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, इसका अपना मास होता है, ये सारी चीजें होती है ना। स्टार का स्टेशन जो है कि कंडीशन क्या होता है? स्टार का क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट में होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। इसको ऊर्जा कहां से मिलती है? ऊर्जा कहां से मिलती है? नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, है ना। नाभिकीय फ्यूजन और नाभिकीय फिजन दो जो है कि होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन यानी कि जब दो एटम मिल करके आपस में एक किसी नए एटम का निर्माण करते हैं और उस प्रक्रिया में बड़े उच्च लेवल पे ऊर्जा विमुक्त होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आपका हाइड्रोजन मिलके आपका हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें तारे में देखा जाए तो तार में आपका जो है कि आपका लगभग 70%, 70% आपका क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है। बाकी आपका हीलियम देखा जाए तो हीलियम आपका 28% होता है। अन्य गैसें जो है कि 2% के अंतर्गत आती है, नियान वगैरह आ जाता है, आयरन वगैरह सब यहाँ पे आ जाता है, हैवी मेटल। तो यहाँ पे सामान्य तौर पे आपका 70% हाइड्रोजन होगा, 28% जो है कि सामान्य तौर पे जो तारे होते हैं, तारे में क्या होता है? हीलियम होता है। अब एक चीज याद रखिए, जैसे आपने गैस सिलेंडर लेके आए, है ना, गैस सिलेंडर लेके आए, छोटा वाला गैस सिलेंडर लेके आया 5 किलो वाला, तो पता चला कि 10 दिन में 15 दिन में खत्म हो जाएगा।
बड़ा वाला गैस सिलेंडर लेगा तो कोई बात नहीं, अगर 2 आदमी है तो हो सकता है 2 महीना, 2.5 महीने, 3 महीने चल जाए। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे फ्यूल कितना भी हो, एक तो टाइम आने के बाद धीरे 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 क्या हो गया, धीरे धीरे उसका जो है कि समाप्त होगा, तो समाप्त होगा। यानी सेम इसी प्रक्रिया में देखा जाएगा कि आपका जो है कि धीरे धीरे सारा हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 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 आपका 90 से यानी कि 85 से 90% हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 से 15% जो आपका हाइड्रोजन बचेगा। इस कंडीशन में यह तार, इस तारे की चमक प्रभावित होगी, इसमें से वो निकलने वाला प्रकाश प्रभावित होगा, इसमें से इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभावित होगा, है ना। इसमें जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा था वो भी प्रभावित होगा, अब केंद्रीय बल लग रहा था, अपकेंद्रीय बल वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। सारी चीजें अब यहाँ पे प्रभावित होंगी। गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा यानी केंद्र की तरफ बल कम लगेगा, या अभिकेंद्रीय बल कम लगेगा, और अपकेंद्रीय बल ज्यादा लगेगा। तो अपकेंद्रीय बल ज्यादा लगेगा, ऊष्मा कम होगी है, तो ये बाहर की तरह क्या होगा, यहां से अब देखेंगे तो ये बाहर की तरह इस तरीके से फैलता हुआ चला जाएगा। ये स्टार क्या होगा, ये कोर पार्ट बस छोड़ दीजिए, इसका कोर पार्ट ये छोड़ दीजिए, कोर पार्ट है ना, ये कोर पार्ट छोड़ दीजिए, इसका स्टार का कोर पार्ट छोड़ के जो आउटर सेल है, बाह्य कक्षा है, स्टार का जो बाह्य कक्षा है, ये लगातार क्या होगा, लगातार फैलता चला जाएगा, लगातार चारों तरफ फैलता चला जाएगा। और लगातार जब चारों तरफ फैलता चला जाएगा तो इसके आसपास जितने भी आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अन्य जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ये सबको क्या करेगा, आपके अपने अंदर जो है कि समाहित कर लेगा, निकल जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, लाल दानव। बिल्कुल तप्त जो है कि क्या होगा, दानव की तरह ये चमकता रहेगा, फैलता जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5 अरब साल बाद, है ना, लगभग 5 अरब साल बाद हमारा जो सन है वो भी जो है कि आपका लाल दानव बनेगा। और जब लाल दानव बनेगा तो संभावना है कि बुध, शुक्र और मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी, सॉरी, बुध, शुक्र तो पक्का पक्का वो क्या होगा, निगल जाएगा। हो सकता है पृथ्वी के आसपास तक जो है कि इसका आउटर सेल आएगा, और आउटर सेल आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आउटर सेल पे बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। अपकेंद्रीय बल मैक्सिमम हो जाएगा और ये क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट करने की कंडीशन में अब यहाँ पे 2 बातें होती हैं। ब्लास्ट करने की जो कंडीशन होती है, तो ब्लास्ट करने की कंडीशन में 2 बातें होती है। एक पैरामीटर होता है 1.44 मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन, ठीक है। इसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। अब इस चंद्रशेखर सीमा में क्या होगा, अब जैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई तारा है, कोई तारा जिस तारे का मास सूर्य के लगभग 1.5 गुना से कम है, 1.5 गुना से क्या है, कम है, 1.5 गुना से कम है, तो कम होने की कंडीशन में क्या होगा, कम होने की कंडीशन में ये तारा ब्लास्ट करेगा, और ब्लास्ट करके बनाएगा आपका व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनाएगा, व्हाइट ड्वार्फ। इसे कहते हैं श्वेत वामन। क्या कहते हैं, श्वेत वामन, श्वेत वामन, या इसे कहते हैं, अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा जीव का अंश होता है, अभी कंप्लीट रूप से ये मरा नहीं है, तो कंप्लीट रूप से मरा नहीं है तो मृत बोलेंगे नहीं, डेड नहीं बोलेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा। जीव का अंश है, जीव का क्या है, अंश है, तो इसे बोलते हैं जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा बोलते हैं इसको क्या बोल देते हैं, जीवाश्म तारा बोल देते हैं, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, आगे चल के ये अपनी लाइफ एंड करता है, और एंड किस फॉर्मेट में करता है, तो एंड करता है ये काला वामन के रूप में,
काला वामन, काला वामन के रूप में, और इसे बोलते हैं मृत स्टार, मृत तारा। ये क्या है? मृत तारा। काला वामन क्या है? मृत तारा। तो यहां पे एक चीज तो हमें क्लियर हो गया है ना। क्या क्लियर हुआ? फटाफट बताओ जल्दी से। क्या क्लियर हुआ? कि अगर तारे का भार या द्रव्यमान या मास कह लीजिए, मास सन के मास के 1.5 गुने से कम होगा तो ब्लास्ट करेगा, रेड जाइंट ब्लास्ट करेगा, और ब्लास्ट करके क्या बनाएगा? रेड जाइंट ब्लास्ट करके बनाएगा आपका श्वेत वामन। श्वेत वामन जीवाश्म तारा बोलते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जीवाश्म तारा किसे बोलते हैं, है ना। और जो है कि या फिर बोल देगा, उल्टा पूछ देगा कि वामन तारे, श्वेत वामन को और किस नाम से जानते हैं, तो जीवाश्म तारा नाम से जानते हैं, है ना। और जीवाश्म तारा जो है यानी कि श्वेत वामन आपको अंततः काला वामन के रूप में अपनी जिंदगी को द एंड कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है। और बात आ गई कि अगर ज्यादा है तो, अगर ज्यादा है तो यानी मास क्या है? ज्यादा है। ये तो कम की कंडीशन में देखे ना, ये तो हम कम की कंडीशन में देखे, ये ज्यादा की कंडीशन में देखें। तो ज्यादा के कंडीशन में देखते हैं तो ज्यादा के कंडीशन में यह एक ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद जो संरचना बनाता है उसे कहते हैं अभिनव तारा या सुपरनोवा। इसे क्या कहते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा, है ना। यहां पे ब्लास्ट किया और ये आपका, इसको कहते हैं अभिनव तारा, अभिनव तारा, या इसी को कहते हैं सुपरनोवा, सुपरनोवा। सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मृत प्राय तारा, मृत प्राय तारा, मृत प्राय तारा, मृत प्राय तारा। अब मृत प्राय तारे से क्या मतलब हो गया? मृत प्राय तारे से मतलब हो गया कि मरे हुए के समान है। क्या है? मरे हुए के समान है, मरा नहीं है लेकिन वैसा ही है, मरे हुए के समान। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ होने वाली है, तो पता चलता है कि डेथ होने से 3-4 दिन पहले वो खाना पीना, बोलना, है ना, किसी से बात करना, कोई रिएक्ट करना, सब कुछ छोड़ देता है, बंद हो जाता है उसका। हाँ, सांसें बस चलती रहती है। तो लोग ये मान लेते हैं कि ये मृत प्राय ही है, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना किसी को पहचान रहे हैं, ना कोई रिएक्शन दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये मृत प्राय ही तो हैं, और क्या है? मरे नहीं है, जिंदा है, सांसें चल रही है, लेकिन मृत प्राय है। इसका मतलब यह है कि सुपरनोवा जो होता है, जो अभिनव तारा होता है, एक तरीके से आपका ये मृत प्राय तारा होता है, यानी कि मरा नहीं है लेकिन मरने ही वाला है। कुछ ही समय में इसकी जीवन काल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चल के क्या होता है? आगे चलने के बाद ये जो आपका तारा है, ये जो आपका तारा है, यह अब 4 कंडीशंस इसके आते हैं, 4 कंडीशंस आते हैं, है ना। 4 कंडीशंस आते हैं, 4 कंडीशंस। 4 कंडीशंस आते हैं। चार कंडीशंस में से कोई एक ही कंडीशन आएगा। 4 कंडीशन में से क्या होगा?
कोई एक ही कंडीशन आएगा। अब सुपरनोवा क्या होगा, ब्लास्ट करेगा, और सुपरनोवा ब्लास्ट करके 4 स्टेज में बट जाता है, 4 में से एक बनेगा, या तो वो पल्सर बनेगा, या तो वो आपका पल्सर बनेगा, पल्सर, या तो आपका क्वेसर बनेगा, क्वेसर, या तो वो आपको न्यूट्रॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या तो आपका कृष्ण विवर बनेगा, कृष्ण विवर, जिसे बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल बोलते हैं, ब्लैक होल। ये 4 में से कोई एक बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा इसके मास पे। हालांकि इससे आगे अब इसके मास के बाद जो है कि प्रोसेस क्या होती है एग्जैक्ट, उसको साइंटिस्ट भी अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। बट ये है कि अभिनव तारा जब ब्लास्ट करता है तो अभिनव तारा ब्लास्ट करने की स्थिति में अपने जीवन काल को 4 अवस्थाओं में लेके जाता है, और 4 में से एक में जो है कन्वर्ट होकर उसकी डेथ हो जाती है। या तो पल्सर बनेगा, है ना, पल्सर बनेगा, पल्सर बनेगा। तो पल्सर के बारे में खास बात यह है, पल्सर के बारे में खास बात यह है कि ब्रह्मांड में तीव्र गति से, तीव्र गति से तीव्र गति से घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। पल्सर क्या है, तो पल्सर जो है कि ब्रह्मांड में बहुत से तीव्र गति से घूमने वाले छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। बहुत ही तीव्र गति से क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। इस तरह के जो है कि खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। क्वेसर क्या है, तो अधिकतम चमकीले तारे, छोटे चमकीले तारे, है ना, छोटे क्या, ये छोटे छोटे चमकीले खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड है, छोटे और चमकीले खगोलीय पिंड है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, द न्यूट्रॉन तारा आपको जो है कि ब्रह्मांड में रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। ये क्या करता है, ब्रह्मांड में मांड में रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करता है, रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ये सारी चीजें आपके वनडे एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। उसी हिसाब से ये आपका फाउंडेशन बैच हम आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर दिखता होगा, लेकिन आप प्रॉपर ध्यान से अगर जो है ना ध्यान से इसको 1 बाय 1 स्टार्टिंग से हर एक चीज स्टेप करते हुए देखेंगे तो हर एक चीज मैं आपको बताते हुए अच्छे से डिटेल में वो मैं आपको बताते हुए चला गया हूं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कृष्ण विवर की, कृष्ण विवर की, ठीक है। तो कृष्ण विवर के बारे में जानने के लिए आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। कृष्ण विवर, है ना, कृष्ण विवर कृष्ण विवर, इसे ब्लैक होल भी कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले
इसको जानने के लिए आपको 4 लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहले है आपके मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर, को, ठीक है। दूसरे हैं आपके हिमेश भाई, अपने हिमेश रेशमिया, हिमेश भाई को याद रखना पड़ेगा। तीसरा रखना पड़ेगा आपको चौधरी सारंग को, और चौथा रखना पड़ेगा शक्ति कपूर को। इन 4 लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इन 4 लोगों को आप याद रखते हो, जो बहुत ही आसान है ना, इसको रट्टा नहीं मारना है, बहुत आसान। एक बार अगर ध्यान से आपने देख लिया ना, तो ये चीज क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, मिस्टर इंडिया यानी अनिल कपूर को याद रखना है। और मिस्टर इंडिया में क्या था, इनविजिबल, ये अदृश्य हो जाते थे। क्या हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। वैसे ही जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं वॉच को ऑन करते ही, वैसे ही कृष्ण रिवर क्या है, एक अदृश्य संरचना है। क्या है, अदृश्य संरचना है। ऐसी अदृश्य संरचना है जिसको हम नग्न आंखों से तो छोड़ दीजिए, हम इसे टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते। से भी नहीं देख सकते। अदृश्य संरचना है। तो पता कैसे चलता है? अब आप पूछेंगे ना कि सर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अदृश्य संरचना है, हम इसे टेलीस्कोप से भी देखना इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, हम इसे देख ही नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि हमको पता कैसे चलता है कि यहां पे आपका ब्लैक होल है? सवाल है ना। तो इसके बारे में पता चलता है, देखिए इसके बारे में पता चलता है कि इसके आसपास बहुत सारे खगोलीय पिंडों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। साथ साथ जो तारे होते हैं, तारों की भी संख्या क्या होती है, इसके आसपास ज्यादा होती है। तो इसके आसपास ज्यादा होती है, तो इसके वजह से पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई जो है कि आपका ब्लैक होल संरचना है। ठीक है, इस बात से पता चलता है। अब बात करता है क्या, ये अब अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ये गाना गाता है। क्या करता है, गाना गाता है। इसका साउंड हमें सुनाई देता है। और गाना क्या गाता है ना, हिमेश भाई की बहुत ही फेमस जो है कि एक एल्बम आई थी, एक गाना आया था, एक बार आजा 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 झलक दिखला जा एक बार आजा, है ना। तो इसी तरीके से ये भी क्या करता है, अदृश्य होके मस्त मगन होके ब्रह्मांड में अपना गाना गाता रहता है, यही झलक दिखला जा एक बार आजा। और जैसे ही इसके पास कोई भी संरचना जाती है, इसके सतह पर कोई भी संरचना जाके टकराती है, वो संरचना कभी उसके सतह से वापस नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह समस्त ब्रह्मांडीय संरचना को अपने अंदर क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है। यहां तक कि प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। प्रकाश भी इसकी सतह से वापस नहीं आता है। प्रकाश भी इसके सतह से टकराकर वापस नहीं आता। प्रकाश भी इसके जो है कि
सतह से टकराने के बाद नहीं आता। नहीं आता क्यों? क्योंकि चौधरी सारंग बन जाता है। जैसे ही इसके सरफेस पे जाके कोई चीज टकराती है, वैसे ही जो है कि ये सौगंध मूवी एक आई थी अक्षय कुमार की में भी, जो है कि पहली मूवी थी सौगंध, और सौगंध में जो विलेन के कैरेक्टर में है वो मुकेश खन्ना जी है, जिनका नाम रहता है क्या? चौधरी सारंग, है ना। और इसका फेमस डायलॉग है क्या कि हमारे इलाके में आने वाले पांव के निशान तो मिलते हैं लेकिन जाने वाले पांव के निशान नहीं मिलते। सेम ऐसे ही जैसे ही इसके सतह पे या इसके पास कोई भी संरचना जाती है, वो कस के पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है कि नहीं, अब नहीं जाना वापस, यहीं बैठो, देख लो कहीं नजर घुमा के, हमारे यहाँ आने वाले के पांव के निशान तो मिलते हैं लेकिन जाने वाले पांव के निशान नहीं मिलते हैं। चौधरी सारंग मिलता है, यानी कि कोई भी वस्तु इसके सतह से वापस नहीं आती। कोई भी वस्तु इसके सतह से वापस नहीं आती। ठीक है। कारण क्या है नहीं आती का? नहीं आती का कारण क्या है? घनत्व क्या है? अधिकतम है। घनत्व अधिकतम। अब सवाल है कितना अधिकतम? हमारे कल्पना से परे। हमारे कल्पना से क्या परे? गुरुत्वाकर्षण, अधिकतम हमारी कल्पना से परे। भार अधिकतम हमारी कल्पना से परे। अगर ब्लैक होल का एक चुटकी अगर मिट्टी आपको दे दिया जाए तो एक चुटकी मिट्टी भी आप नहीं उठा पाओगे, है ना। ब्लैक होल के एक चुटकी मिट्टी का भार क्या जानो श्याम बाबू, इस तरीके से। तो ये जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये एक चुटकी जो है कि मिट्टी भी उठाना पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए, इतना ज्यादा हैवी होता है। इसका मतलब कि घनत्व क्या हो गया? अधिकतम हो गया। गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया? अधिकतम हो गया। भार क्या हो गया? अधिकतम हो गया। अब इस अवस्था में यह किसी भूमि से टकरा जाए, यानी अर्थ से, यानी लिविंग प्लेनेट से, लिविंग प्लेनेट जहां पे जीवन अस्तित्व में है, अगर उससे टकरा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि शक्ति कपूर आ गए। शक्ति कपूर बेचारे अगर मूवी में किसी हीरोइन से टकरा गया फिर तो उसका सत्यानाश हो गया, है ना, खत्म हो गई उसकी लाइफ। सेम वैसे ही जो है कि अगर ब्लैक होल किसी भी अन्य संरचना से टकरा जाए या किसी जीवित प्लेनेट या जीवित ग्रह से टकरा जाए जिसपे जीवन अस्तित्व में है, तो वह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कृष्ण विवर, ब्लैक होल, ये हमने इसके बारे में प्रॉपर सारी चीजें डिटेल में देख ली। ठीक है, अब यहां पे कुछ चीजें और देख लेते हैं फटाफट। है ना। अब बात करते हैं, एक संस्था है सर्न। कौन सी है? सर्न नामक संस्था है। सर्न ये एक यूरोपीय संस्थान है। वेधशाला कह सकते हैं या संस्थान ही लिख देते हैं, संस्थान है ना, जो आपका रिसर्च वगैरह करती है। ठीक है। अब इस संरचना, इस जो है कि संस्था ने क्या किया, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, जो बिग बैंग थ्योरी है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जानने के उद्देश्य से इन्होंने 30 मार्च 2010 को 30 मार्च 2010 एडी को इन्होंने एक क्या किया, प्रयोग जो है कि प्रयोग आयोजित किया।
आयोजित किया। कहाँ पे? जेनेवा में। स्थान क्या था? जेनेवा। जेनेवा में। जेनेवा में जो है कि ये आपके पृथ्वी के सतह से 100 फीट नीचे है ना 27 किलोमीटर आपके लंबी सुरंग बनाई थी। सुरंग बनाई, और लंबी सुरंग बनाने के साथ साथ यहां पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोटान कणों की फोटान कणों की बमबारी की। और बमबारी करने के बाद इन्होंने देखा, बमबारी करने के बाद जो है कि इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद इन्होंने जो नतीजा देखा, उस नतीजा में जो है कि हमें उन्हें एक पार्टिकल प्राप्त हुआ जिसे बोलते हैं हिग्स बोसान, या इसी को कहते हैं गार्ड पार्टिकल। इन्होंने क्या किया? हिग्स बोसान या गार्ड पार्टिकल के जो है कि प्रतिपादन किया, और इसी से इन्होंने कहा कि यही मूल क्या है? यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो मूल कारण किसे बताया गया? हिग्स बोसान को या गार्ड पार्टिकल को। कई बार जो है कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये डिटेल में मैंने बता दिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मैंने इसको नहीं बताया है, ठीक ही है ना। तो ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य कहाँ पे छिपा हुआ है? गार्ड पार्टिकल या बोसान कण में जो है कि ये संरचना जो है कि ये छिपी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। कई बार एग्जाम्स में जो है ना, जैसे अपर एग्जाम है, जैसे आपका पीसीएस वगैरह का एग्जाम है, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, तो बीपीएससी और यूपी पीसीएस में देखा जाए तो ये खगोलीय पिंडों के घनत्व के घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में जो है कि अरेंज करने के लिए दिया जाता है। जैसे पूछ दिया आपको कि अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा, है ना। उसके बाद आपका काला या श्वेत वामन और ब्लैक होल। है ना। इनको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए या घटते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं। बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो मतलब ये हो गया कि जिसका घनत्व सबसे कम होगा उसे नीचे रखा जाएगा, पहले रखा जाएगा, और जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा? बाद में रखा जाएगा। तो बाद में तो आपको रखा जाएगा तो पता चली गया, मैंने आपको बता दिया कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का घनत्व तो क्या होता है? अधिकतम होगा, यानी कि लास्ट में आएगा। लेकिन सवाल यह है कि पहले कौन आएगा? तो पहले आ जाएगा आपका अभिनव तारा। सबसे पहले क्या आएगा? अभिनव तारा आएगा। अभिनव तारा के बाद आ जाएगा आपका श्वेत वामन, या यहाँ पे काला वामन भी कह सकते हैं, काला वामन कह लीजिए, है ना, काला वामन। उसके बाद आपका न्यूट्रॉन तारा,
न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। उसके बाद आ जाएगा आपका ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल। अभिनव तारा पहले आएगा, उसके बाद श्वेत वामन, उसके बाद न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद आपका ब्लैक होल आ जाएगा। यानी इस सब में सबसे ज्यादा, सबसे कम घना तो अभिनव तारा का है, उसके बाद आपका श्वेत वामन या काला वामन का है, उसके बाद न्यूट्रॉन तारा का है, उसके बाद आपका ब्लैक होल का है। अब भार के हिसाब से भी देखेंगे ना, अगर मान लीजिए कि ये तो क्या है, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में हो गया। अगर मान लीजिए भार के बढ़ते हुए क्रम में, तो सेम ऐसे लगभग सेम जो है कि यही आपका हो जाएगा, यही सेम पैटर्न जो है होगा। हालांकि ऐसा पूछा नहीं है, घनत्व के बारे में ही पूछा है, तो घनत्व के बारे में ही ध्यान रखिए। हाँ, अगर मान लीजिए उल्टा पूछ दे घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन और अभिनव तारा, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, मूव करा देंगे, तो ये आपका प्रॉपर जो है कि चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। अब एक चीज और इसमें बच गया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। एक चीज और बच गया है, कृष्ण वीवर सिद्धांत, कृष्ण वीवर सिद्धांत, वीवर सिद्धांत, या इसी को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी को कहते हैं क्या, श्वेत वामन सिद्धांत, या इसी को कहते हैं आपको व्हाइट वामन सिद्धांत, व्हाइट ड्वार्फ सिद्धांत, या व्हाइट ड्वार्फ थ्योरी, या आपका सुपरनोवा थ्योरी, या ब्लैक होल थ्योरी बोल दीजिए, या आपका जो है कि चंद्रशेखर सीमा बोल दीजिए, सारी चीजें एक ही हैं। यानी कि इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम से इस पे प्रश्न पूछा गया है। जो मैंने आपको अभी बताया क्या, 1.44 मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन, यही क्या है आपका कृष्ण विवर सिद्धांत है, या चंद्रशेखर सीमा है, या इसी को आपको अभिनव तारा सिद्धांत कहते हैं, या इसी को आपको श्वेत वामन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सब कुछ इसी से डिसाइड होता है, इसी से क्या होता है, डिसाइड होता है। और क्या है वो मैंने बता दिया कि एक अगर स्टार है, अगर कोई स्टार है, अगर ये कोई स्टार है, फॉर्मूले के फॉर्म में देख लेते हैं। अगर इस स्टार से किसी तारे का भार क्या होगा, तारे का भार कम होगा, कम होगा तो आपका श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन, वामन, और काला वामन, काला वामन बनेगा, काला वामन बनेगा, वामन बनेगा। और अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या बनेगा, अभिनव तारा। ज्यादा भार है, द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, भार नहीं द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, यहां पे भी द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, कम है, वहां पे ज्यादा है, तो ज्यादा है द्रव्यमान, तो यहां पे क्या बनेगा, अभिनव तारा बन जाएगा, अभिनव तारा, अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, है ना। और ब्लैक होल, ब्लैक होल बन जाएगा, होल बन जाएगा, ये संरचना बन जाएगी। अब इन्होंने शोध, इसने जो है कि ये ढूंढा कौन, ये दिया कौन था, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, साउथ इंडिया के थे, दक्षिणी भारत के थे,
दक्षिणी भारत के जो है कि वैज्ञानिक थे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इसी के लिए जो है कि उनको 1983 एडी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। हालांकि ये एक्चुअली कंबाइंड दिया गया था, इनके साथ एक और पर्सन थे, है ना, W.F. फाउलर। W.F. फाउलर, W.F. फाउलर के साथ इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1983 एडी में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब थोड़ा सा तारों से रिलेटेड एक चीज और रह गया है। एक तो तारों की चमक, जो तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाने का कारण क्या है, और वैसे ही तारे एक साथ कई तारों का ग्रुप मिलके एक इमेजिनरी संरचना बनाती है जिसको हम तारा मंडल या नक्षत्र कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना है। तो आज के क्लास में हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो तारों का चैप्टर जो है कि खत्म हो जाएगा, छोटा सा इसमें जो है कि सब टॉपिक रह गया है। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।